हेलो स्टूडेंट्स, कल अपन पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं जनरेशन, कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। जनरेशन, कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। देखिए एक न्यूरॉन में किस तरह से नर्व इम्पल्सेस जनरेट हो रहे हैं, किस तरह से वो एक न्यूरॉन में कंडक्ट हो रहे हैं और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में किस प्रकार से ये ट्रांसमिट होते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि न्यूरॉन के बारे में देखा जाए तो देखें द न्यूरल मेम्ब्रेन, न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल। न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स, उत्तेजनशील सेल्स है। क्यों है एक्साइटेबल सेल्स? बिकॉज द न्यूरल मेम्ब्रेन्स आर पोलराइज्ड। एक्साइटेबल क्यों है? क्योंकि जो न्यूरल मेम्ब्रेन है वो क्या है? पोलराइज्ड है। अब देखते हैं कि न्यूरल मेम्ब्रेन पोलराइज्ड क्यों है। तो देखिए व्हेन नर्व इम्पल्सेस आर नॉट कंडक्टेड और ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज, जब नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं हो रहे हैं या जब न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेज में है तो क्या होगा? द न्यूरल मेम्ब्रेन्स आर permeable for potassium and nearby impermeable for sodium and negative proteins। यानी जब एक न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं हो रहे हैं उस कंडीशन के अंदर जो न्यूरल मेम्ब्रेन है वो पोटेशियम के लिए तो परमेबल है और सोडियम और नेगेटिव प्रोटीन्स के लिए इम्परमेबल है। नेगेटिव प्रोटीन्स कहाँ पे है? एक्सोप्लाज्म में है। तो यहां पर देखिए ऑन आउट सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, न्यूरल मेम्ब्रेन के आउट सरफेस पे देखें तो हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम। और अगर अपन इनर सरफेस पे देखें अगर इनर सरफेस की बात करें मेम्ब्रेन में तो हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड नेगेटिव प्रोटीन्स एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम। तो यहां पर एक बार अपन दोबारा देखते हैं कि न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स। क्यों? बिकॉज द न्यूरल मेम्ब्रेन्स आर पोलराइज्ड। और पोलराइज्ड क्यों है? क्यों? क्योंकि द न्यूरल मेम्ब्रेन्स आर सिलेक्टिवली परमेबल फॉर डिफरेंट आयंस। दे आर सिलेक्टिवली परमेबल फॉर डिफरेंट आयंस when the nerve impulses are not conducted or neurons is in the resting stage, the neural membrane is more permeable for potassium and impermeable for sodium and negative proteins। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब न्यूरॉन एक
रेस्टिंग स्टेज के अंदर है, उस रेस्टिंग स्टेज में न्यूरल मेम्ब्रेन के बाहर की ओर तो किसकी कंसंट्रेशन अधिक है? सोडियम की, और लो कंसंट्रेशन है पोटेशियम की। और न्यूरल मेम्ब्रेन की इनर सरफेस पर हाई कंसंट्रेशन है पोटेशियम की और लो कंसंट्रेशन है सोडियम की। सो दैट क्या होगा? आयनिक कंसंट्रेशन gradient is occurs across the न्यूरल मेम्ब्रेन। इसलिए क्या होगा कि न्यूरल मेम्ब्रेन के दोनों ओर आयोनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनी रहती है, एंड दिस आयोनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज मेंटेन्ड बाय सोडियम पोटेशियम पंप। मेंटेन्ड बाय सोडियम पोटेशियम पंप। देखें इस पंप से क्या होगा? 3 सोडियम आर आउटफ्लो एंड 2 पोटेशियम आर इनफ्लो। यानी 3 सोडियम एक्सोप्लाज्म से बाहर की ओर जाते हैं प्रत्येक साइकिल के अंदर, और बाहर के 2 पोटेशियम भीतर की ओर आते हैं। तो इस आयोनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण से यहां पर क्या बनता है? एक रेस्टिंग पोटेंशियल बनता है। एक रेस्टिंग पोटेंशियल बना रहता है, और ये जो रेस्टिंग पोटेंशियल है इनकी वैल्यू है लगभग -70 मिलीवोल्ट। और ये माइनस का जो इंडिकेशन है, the negative sign is indicates that the negative charge on the inner surface। तो अपन देखते हैं कि एक न्यूरल मेम्ब्रेन के, जैसे न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, तो आउटर सरफेस पे हमेशा रहता है पॉजिटिव चार्ज, और इनर सरफेस पे रहता है हमेशा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किस कारण से? ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, और इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव प्रोटीन्स। तो इसको अपन बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेट। तो देखिए पोलराइज्ड स्टेट में हमेशा जो रेस्टिंग पोटेंशियल है, उस रेस्टिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? -70 मिलीवोल्ट। तो आगे देखते हैं अपन किस तरह से न्यूरॉन में कंडक्शन हो रहा है। यह अपन ने देखा कि आउटर सरफेस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो सोडियम के हाई कंसंट्रेशन के कारण से, और इनर सरफेस का जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव प्रोटीन्स की हाई कंसंट्रेशन के कारण से बना रहता है। तो एक न्यूरॉन को अपन देखते हैं, जैसे ये है पोलराइज्ड स्टेट। पोलराइज्ड स्टेट में बाहर पॉजिटिव चार्ज, इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज। यह है पोलराइज्ड स्टेट। अब देखो क्या हुआ। देखो, व्हेन वी प्रोवाइड एनी स्टिमुली एट एनी पॉइंट ऑफ न्यूरॉन, यहां पर अपन ने कोई स्टिमुली प्रोवाइड की, तो स्टिमुलेटेड पॉइंट पर क्या होगा? यहां पर होगा डीपोलराइजेशन। यानी जो स्टिमुलेटेड पॉइंट है, उस स्टिमुलेटेड पॉइंट पर न्यूरोलेमा की परमेबिलिटी तेजी से बढ़ जाती है। किसके लिए बढ़ जाती है? सोडियम के लिए। तो यहां पर सोडियम तेजी से अंदर की ओर फ्लो होंगे, और इनर सरफेस पर तो क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज, और आउटर सरफेस में क्या रह गया? नेगेटिव चार्ज। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन। दोबारा देखेंगे कि जहां न्यूरॉन के जिस पॉइंट पर भी अपन कोई स्टिमुली प्रोवाइड करते हैं, और स्टिमुली कैसी? थ्रेशोल्ड स्टिमुली। थ्रेशोल्ड स्टिमुली का मतलब क्या होता है? कि द मिनिमम
कैपेसिटी ऑफ स्टिमुली विच जनरेट नर्व इम्पल्स इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड स्टिमुली। तो यहाँ पर जो थ्रेशोल्ड स्टिमुली अगर प्रोवाइड करते हैं तो इस पार्ट की न्यूरोलेमा की परमेबिलिटी बढ़ जाती है। किसके लिए? सोडियम के लिए। सोडियम तेजी से अंदर आते हैं। इनर सरफेस पर क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज, और आउट सरफेस पे क्या रह गया? नेगेटिव चार्ज। इस कंडीशन को अपन बोलते हैं डीपोलराइज्ड कंडीशन। तो डीपोलराइजेशन किसके कारण से हुआ? सोडियम के इनफ्लो होने से हुआ। अब डीपोलराइजेशन का मतलब ये क्या हुआ कि यहां पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। एक्शन पोटेंशियल, और एक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है नर्व इम्पल्स जनरेट हो गया। और यहां पर जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है उसकी वैल्यू होती है करीब +30 मिलीवोल्ट टू +45 मिलीवोल्ट। इस कैपेसिटी क्या हो गया? एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। अब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के कारण से यहां पर इलेक्ट्रिक सर्किट बन गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो ये अपना सर्किट पूरा करने के लिए, देखिए इधर सरफेस नेगेटिव चार्ज है, सर्किट पूरा करने के लिए ये जो एक्शन पोटेंशियल है या नर्व इम्पल्स है वो इनर सरफेस पर तो स्टिमुलेटेड पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करेगा, और आउटर सरफेस पर नेक्स्ट पॉइंट से स्टिमुलेटेड पॉइंट की ओर मूव करेगा। एक बात, जो सोडियम के इनफ्लो होने के कारण से जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ या नर्व इम्पल्स जनरेट हुआ, तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट को पूरा करने के लिए ये जो नर्व इम्पल्स है या इलेक्ट्रिसिटी है वो स्टिमुलेटेड पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेगी, और आउटर सरफेस पर नेक्स्ट पॉइंट से क्या होगा? स्टिमुलेटेड पॉइंट की ओर चलेगी। तो इस कारण से क्या हुआ? नर्व इम्पल्स फ्लो करके कहां जाएगा? यहां मान लिया पॉइंट ए है, यहां पॉइंट बी है, तो कहां पे आ जाएगा? नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएगा, यानी पॉइंट बी पे चला जाएगा। अब यहां पर पॉइंट बी में जाने के बाद में क्या कंडीशन होगी? तो इस कंडीशन में क्या होगा? जो पॉइंट बी है वहां पर तो हो जाएगा क्या? डीपोलराइजेशन। और जैसे अपन देखें कि यहां पर पॉइंट, ये मान लीजिए ये मान लिया पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है। तो देखिए पॉइंट बी पे तो क्या हो जाएगा? डीपोलराइजेशन। और पॉइंट ए पर वापस क्या हो जाएगा? ये रिपोलराइजेशन हो जाएगा। इसको अपन बोलते हैं रिपोलराइजेशन बोलते हैं। अब रिपोलराइजेशन क्या हुआ? देखिए जो स्टिमुलेटेड पॉइंट है उस स्टिमुलेटेड पॉइंट पर न्यूरल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी सोडियम के लिए बहुत ही कम टाइम के लिए होती है, फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, 0.5 मिलीसेकंड के लिए। तो अब क्या होगा? यहां पर सोडियम अंदर तो आ गए, लेकिन अब सोडियम बाहर नहीं जा पाएंगे क्योंकि सोडियम चैनल है वो क्लोज हो जाते हैं। तो रिपोलराइजेशन का कारण क्या हुआ कि यहां पर पोटेशियम जो है वो पोटेशियम बाहर आते हैं और रिपोलराइजेशन को या पोलराइजेशन को रिस्टोर कर देते हैं। इसको अपन बोलते हैं रिपोलराइजेशन। तो देखिए डीपोलराइजेशन किसके कारण से हुआ? सोडियम के इनफ्लो होने से। और रिपोलराइजेशन किस कारण से हो रहा है? पोटेशियम के आउटफ्लो होने से हो रहा है। और अब जैसे बी पॉइंट पर क्या हो गया? डीपोलराइजेशन, फिर नर्व इम्पल्स आगे मूव करेगा। तो इस तरह से डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन के कारण से नर्व इम्पल्स है वो एक न्यूरॉन में कंडक्ट होते चले जाते हैं। लेकिन अभी अपन ने क्या देखा था कि एक रेस्टिंग स्टेज में, न्यूरॉन की रेस्टिंग स्टेज में आउटर सरफेस पर हमेशा किसी कंसंट्रेशन, सोडियम की कंसंट्रेशन, और इनर सरफेस पर पोटेशियम की कंसंट्रेशन। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि सोडियम तो लगातार इनफ्लो हो रहा है और पोटेशियम लगातार क्या हो रहा है? आउटफ्लो हो रहा है। तो जो ही नर्व इम्पल्स कंडक्ट हो जाता है तो इसको मेंटेन करने के लिए, आयनिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम
पंप एक्टिव होता है, और ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है कि अंदर से 3 सोडियम को बाहर ले जाएगा और बाहर से 2 पोटेशियम को क्या लेगा, अंदर लेगा। तो कुल मिलाकर के इस आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन कौन कर रहा है, सोडियम पोटेशियम पंप, जिसमें एवरी साइकिल 3 सोडियम बाहर आ जाएंगे, 2 पोटेशियम अंदर आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के न्यूरोलेमा पर जो आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो मेंटेन रहती है। तो यहाँ अपन ने देखा कि किस तरह से एक न्यूरॉन में नर्व इंपल्स जनरेट हो रहा है, और तो जनरेट किस कारण से हो रहा है, डीपोलराइजेशन के कारण से। डीपोलराइजेशन क्यों हुआ, सोडियम के इनफ्लो के कारण से। और जब ये नर्व इंपल्स जनरेट हो गया तो नर्व इंपल्स डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन के द्वारा एक न्यूरॉन में कंडक्ट होता हुआ अंत में कहाँ पे पहुंच जाता है, एक्सॉन टर्मिनल पे पहुंच जाता है। और ये जो आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसको मेंटेन कौन करता है, सोडियम पोटेशियम पंप मेंटेन करता है। तो अगर अपन देखें, टाइम ले लिया अपने मिली सेकेंड में, और इधर ले लिया या पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ले लिया। तो नॉर्मल कंडीशन में कितना रहता है ये, -70 मिली वोल्ट। ये कंडीशन रहती है। अब देखो यहां पर करना कितना गया, करीब +30 मिली वोल्ट। तो ये जो कंडीशन है इसको तो बोलते हैं पोलराइज्ड कंडीशन। और यहां पर क्या हो रहा है, ये डीपोलराइजेशन हो रहा है। किस कारण से हो रहा है, सोडियम के आउटफ्लो के कारण से। और यहां पर वापस क्या हो रहा है, ये हो रहा है रीपोलराइजेशन। और रीपोलराइजेशन किस कारण से हुआ, यहां तो हो रहा है सोडियम के इनफ्लो से, और यहां हो रहा है पोटेशियम के आउटफ्लो से। यानी डीपोलराइजेशन किस कारण से हुआ, सोडियम के इनफ्लो से। रीपोलराइजेशन किसके हुआ, पोटेशियम के आउटफ्लो से। और यहां पर एक कंडीशन आप देख रहे हैं, देखिए इसको बोलते हैं हाइपर पोलराइज्ड कंडीशन। हाइपर पोलराइज्ड कंडीशन क्या है कि जो न्यूरल मेम्ब्रेन है वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए क्लोराइड आयंस के लिए हाईली परमेबल हो जाती है। तो बहुत सारे क्लोराइड आयन अंदर आ जाते हैं, तो अंदर जो -70 मिली वोल्ट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था वो बढ़ करके करीब 90 मिली वोल्ट तक चला जाता है। इसको बोलते हैं हाइपर पोलराइज्ड कंडीशन। और वापस क्या हुआ कि रीपोलराइजेशन वो क्या हो जाता है, रिस्टोर हो जाता है। तो ये है एक न्यूरॉन में किस तरह से कंडक्ट हो रहे हैं। अब अपन देखते हैं कि ट्रांसमिशन किस प्रकार से हो रहा है। तो देखिए, 2 न्यूरॉन के बीच में जो नर्व इंपल्सेस ट्रांसमिट हो रहे हैं उसको अपन बोलते हैं साइनेप्स। तो देखिए ट्रांसमिशन ऑफ impulses from one neuron to next neuron is called synapse। अब देखो यहां पर एक न्यूरॉन का एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट की ओर रहेगा। तो जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है इसको तो अपन बोलेंगे प्री सिनेप्टिक न्यूरल मेम्ब्रेन।
और जो डेंड्राइट्स की मेम्ब्रेन है इसको बोलेंगे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरल मेम्ब्रेन। तो देखिए द प्री सिनेप्टिक न्यूरल मेम्ब्रेन एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरल मेम्ब्रेन मे और मे नॉट बी सेपरेटेड टू ईच अदर बाय सिनेप्टिक क्लेफ्ट। यानी दो जो प्री और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है वो एक दूसरे से क्लोजली अटैच्ड भी हो सकती है और दोनों के बीच में गैप भी हो सकता है। उस गैप को बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। देखिए इस बेस के ऊपर द सिनेप्स इज ऑफ टू टाइप्स। सिनेप्स दो तरह का हो गया, एक तो हो गया इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और इलेक्ट्रिक सिनेप्स और दूसरा हो गया केमिकल सिनेप्स, है ना, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और केमिकल सिनेप्स। देखिए इलेक्ट्रिकल सिनेप्स की बात करें तो क्या होगा, जब दो न्यूरल मेम्ब्रेन यानी प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरल मेम्ब्रेन एक दूसरे से क्लोजली अटैच्ड हैं तो इस कंडीशन में नर्व इंपल्स ठीक उसी तरह से कंडक्ट होंगे जैसे ठीक उसी तरह से ट्रांसमिट होंगे जैसे कि एक न्यूरॉन में कंडक्ट हो रही है। जैसे एक इलेक्ट्रिक सोर्स है, उस इलेक्ट्रिक सोर्स से अपने एक वायर रखा है, इस वायर से टच करता हुआ दूसरा वायर रख देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, एक कंटिन्यूस प्रोसेस के अंदर कंडक्ट होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, द इलेक्ट्रिक सिनेप्स आर फास्ट देन द केमिकल सिनेप्स but they are rarely present in our body. In electric synapse, the nerve impulses are transmitted as like conduction of nerve impulses in a neuron. यानी जब फ्री और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स के बीच में कोई गैप नहीं है, दोनों एक दूसरे से क्लोजली अटैच्ड हैं, तो कौन सा सिनेप्स होगा, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होगा और इलेक्ट्रिक सिनेप्स फास्ट होगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि यहां पर जो सिनेप्स है यानी नर्व इंपल्सेस का ट्रांसमिशन है वो ठीक उसी तरह से होगा जिस तरह से एक न्यूरॉन में नर्व इंपल्स कंडक्ट हो रहे हैं। लेकिन केमिकल सिनेप्स की अपन बात करें तो यहां पर देखिए क्या होगा कि यहां पर दो न्यूरॉन यानी प्री सिनेप्टिक न्यूरल मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरल मेम्ब्रेन के बीच में क्या होगा, एक गैप होगा। तो उसको अपन देखते हैं किस तरह से होगा। तो यहां पर यह है प्री सिनेप्टिक न्यूरल मेम्ब्रेन और ये है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरल मेम्ब्रेन और दोनों के बीच में जो गैप है उसको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। यहां पर है कुछ रिसेप्टर्स और इस पार्ट में है ये वेसिकल्स जिनमें भरा हुआ है न्यूरोट्रांसमीटर। जिनमें ये वेसिकल्स विद न्यूरोट्रांसमीटर। तो देखिए यहां पर क्या होगा, जो ही नर्व इंपल्स
एक्सॉन टर्मिनल पे पहुंचता है तो इस एक्सॉन टर्मिनल की परमेबिलिटी बढ़ जाती है किसके लिए? कैल्शियम के लिए। द परमेबिलिटी ऑफ प्रीसिनेप्टिक न्यूरल मेम्ब्रेन is increased for कैल्शियम। तो इस कंडीशन में क्या होगा? जो कैल्शियम है वो रैपिडली इंटर होंगे कहां पर? एक्सॉन टर्मिनल में। और एक्सॉन टर्मिनल के कारण से, एक्सॉन टर्मिनल में जो कैल्शियम है, इन कैल्शियम के कारण से द वेसिकल्स move towards the presynaptic membrane and fused with this membrane। यहां पर आकर के वेसिकल्स हैं वो इस प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाएंगी और फ्यूज होने के कारण इनमें भरा हुआ जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो यहां पर फ्री हो जाएगा, यहां पर फ्री हो गया। अब जब न्यूरोट्रांसमीटर फ्री हो गया तो ये अटैच होगा, बाइंड होगा किसके साथ? इन रिसेप्टर के साथ। इन रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा। तो रिसेप्टर के साथ बाइंड होने पर जो नेक्स्ट न्यूरॉन है, या ये कह सकते हैं कि जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरल मेम्ब्रेन है, उसमें एक नया पोटेंशियल जनरेट होगा। अब जो नया पोटेंशियल है कहां पर? पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरल मेम्ब्रेन में, विच मे बी एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। अगर न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी है, जैसे एसिटाइलकोलिन है या एड्रेनलिन है, तो जो नया पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा? एक्साइटेटरी होगा। और अगर जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो इनहिबिटरी है, जैसे गामा एमिनोब्यूट्रिक एसिड, ग्लाइसिन, तो इनहिबिटरी है, तो यहां पर नया पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? इनहिबिटरी होगा। इनहिबिटरी जो पोटेंशियल है वो कैसा होगा कि अगर यहां पर न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटरी है, जैसे गामा एमिनोब्यूट्रिक एसिड है, तो जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरल मेम्ब्रेन है उस पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ जाती है किसके लिए? क्लोराइड आयंस के लिए। तो क्लोराइड आयंस के बढ़ गई तो क्लोराइड आयन तेजी से क्या होंगे? अंदर इंटर होंगे। अंदर इंटर होंगे तो जो इनका रेस्टिंग पोटेंशियल था, या जो पोटेंशियल था कितना? -70 मिलीवोल्ट, ये बढ़ करके कितना हो जाएगा? करीब -90 मिलीवोल्ट हो जाएगा। इस कंडीशन को ऊपर बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। तो हाइपर पोलराइजेशन के कारण से क्या होगा? इस न्यूरॉन के अंदर अब नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं होंगे। तो यहां पर अपने केमिकल सिनेप्स में देखा कि केमिकल सिनेप्स में क्या होगा? प्री सिनेप्टिक न्यूरल मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरल मेम्ब्रेन दोनों के बीच में गैप होता है, जिसको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो जो ही नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल पे पहुंचते हैं तो एक्सॉन टर्मिनल यानी प्री सिनेप्टिक न्यूरल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी कैल्शियम के लिए बढ़ जाती है। कैल्शियम अंदर इंटर होते हैं, जिससे कि न्यूरोट्रांसमीटर से भरी हुई वेसिकल्स प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की ओर मूव करके इसके साथ फ्यूज हो जाती हैं और न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज हो जाता है कहाँ पर? सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। और यहाँ पर ये जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरल मेम्ब्रेन का जो रिसेप्टर है उनसे बाइंड होकर के जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है या पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरल मेम्ब्रेन है उनमें एक नया पोटेंशियल जनरेट करता है। ये आपको बताया कि ये पोटेंशियल एक्साइटेटरी भी हो सकता है और इनहिबिटरी भी हो सकता है। डिपेंड किस पे करता है? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। अब देखो क्या होता है कि अगर यहां पर जब ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गया तो जब तक ये न्यूरोट्रांसमीटर डिकम्पोज नहीं होगा तब तक नेक्स्ट न्यूरॉन या नेक्स्ट स्टिमुली है वो यहाँ पर या नेक्स्ट इंपल्स है वो यहाँ पर पास नहीं हो पाएगा। इस कंडीशन को अपन बोलते हैं सिनेप्टिक डिले। सिनेप्टिक डिले का मतलब क्या हुआ कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट में
जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो जब तक डिकम्पोज नहीं होगा तो नई जो पोटेंशियल है या नया जो इम्पल्स है वो ट्रांसमिट नहीं होगा। इसको बोलते हैं सिनेप्टिक डिले। और अगर बार बार स्टिमुली प्रोवाइड हो रही है, बार बार अगर नर्व इम्पल्स जनरेट हो रहे हैं, उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि इतना फास्ट न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसाइज नहीं होगा, इसलिए कुछ समय के लिए जो नर्व इम्पल्स है इनका कंडक्शन रुक जाता है, इनका ट्रांसमिशन रुक जाता है। इस कंडीशन को अपन बोलते हैं सिनेप्टिक फैटिग। सिनेप्टिक फैटिग। तो ये था जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। तो देखो न्यूरल सिस्टम को अपन ने डिवाइड किया, एक तो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम और सेंट्रल न्यूरल सिस्टम यानी सीएनएस, और सीएनएस में इंक्लूड किया अपन ने ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो यहां पर अपन देखते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की अपन बात करते हैं। तो देखिए ब्रेन पहले तो बताता हूं, ब्रेन इज ए प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल सेंटर या इट इज कंट्रोल एंड कमांड सेंटर सिस्टम ऑफ बॉडी, कमांड सेंटर ऑफ बॉडी। तो ब्रेन के देखिए तीन पार्ट हो गए, तीन पार्ट में पढ़ेंगे अपन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन को अपन देखें तो फोर ब्रेन को अपन बोलते हैं प्रोजेंसिफेलॉन, मिड ब्रेन को बोलते हैं मेजेंसिफेलॉन और हिंड ब्रेन को बोलते हैं रोम्बेनसिफेलॉन। प्रोजेंसिफेलॉन, मेजेंसिफेलॉन और रोम्बेनसिफेलॉन। अब मेजेंसिफेलॉन के अपन पार्ट देखेंगे तो यहां पर अपन कौन कौन से पढ़ेंगे, यहां पर पढ़ेंगे अपन सेरेब्रम, थैलेमस, और हाइपोथैलेमस। थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों को अपन बोलते हैं डायंसिफेलॉन। यहां पर मिड ब्रेन की बात करें तो ऑप्टिक लॉब्स, और ऑप्टिक लॉब्स को बोलते हैं अपन कंबाइंडली कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, इनको बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और रोम्बेनसिफेलॉन की बात करें तो इसके भी अपन तीन पार्ट पढ़ेंगे। एक पार्ट में सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लिगेटा। तो ब्रेन के पार्ट हो गए फोर ब्रेन यानी प्रोजेंसिफेलॉन, मिड ब्रेन मेजेंसिफेलॉन, हिंड ब्रेन रोम्बेनसिफेलॉन। प्रोजेंसिफेलॉन के अपन पार्ट पढ़ेंगे सेरेब्रम और डायंसिफेलॉन। डायंसिफेलॉन का मतलब थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन में केवल ऑप्टिक लॉब्स, और चारों ऑप्टिक लॉब्स को अपन कमांड क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और हिंड ब्रेन यानी रोम्बेनसिफेलॉन के भी तीन पार्ट हो जाएंगे, सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लिगेटा। अब ब्रेन की बात करें तो अपन ने क्या बताया, इट इज ए कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ बॉडी। क्या क्या कंट्रोल कर रहा है, इट कंट्रोल्स ऑल द वॉलेंट्री एक्टिविटीज,
It also control all involuntary functions. It is acts as thermoregulation. It controls endocrine system, controls diurnal or बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम. इसके साथ साथ इट इज ए साइट ऑफ विजन एंड हियरिंग. विजन और हियरिंग की साइट है. इसके अलावा अपने को अर्ज ऑफ हंगर एंड थ्रस्ट, कॉल्ड, हीट, पेन, ये सारे के सारे अपने को नॉलेज करा रहा है कौन? ब्रेन. तो ब्रेन के बारे में अपन बोल सकते हैं इट इज ए कंट्रोलिंग एंड कमांड सेंटर ऑफ बॉडी. ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज ऑफ बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय ब्रेन, सच एज ऑल द वॉलंटरी एक्शंस, वॉलंटरी मूवमेंट्स, इनवॉलंटरी फंक्शंस, थर्मोरेगुलेशन ऑर्गन, एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है, अपने बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम को मेंटेन करता है. ये इट इज ए साइट ऑफ विजन एंड हियरिंग, अर्ज ऑफ ईटिंग और अर्ज ऑफ हंगर एंड थ्रस्ट, कोल्ड, हीट, टेम्परेचर, यानी बॉडी के सारे फंक्शन है उनको कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन करता है. अब ब्रेन की अपन बात करें तो देखो सबसे पहले अपन देखेंगे ब्रेन इज ए डेलिकेट ऑर्गन. इट इज लोकेटेड एंड प्रोटेक्टेड बाई क्रेनियम. अपने क्रेनियम के स्कल के क्रेनियम के अंदर ये प्रोटेक्ट रहता है. तो अपने स्कल के अंदर देखे जो टोटल बोन है वो क्या है? 29 है, जिनमें से 8 बोन तो है क्रेनियम और 14 बोन है फेस. यहां पर ब्रेन है वो क्या है? प्रोटेक्ट रहता है. और इसके चारों ओर कुछ कवरिंग भी है जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. तो ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. थैंक्स.